फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। और आज पॉलिटी पार्ट 1 में हम बात करेंगे हमारे संविधान की कि हमारे संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई और आखिर हमें संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान नियम कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करने की आज़ादी देता है। यह हमारा संविधान है। तो अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा और कहाँ से शुरुआत हुई संविधान बनाने की। तो पहले क्या होता था कि लोगों से उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनसे काम करवाया जाता था और धर्म के अकॉर्डिंग ही उन्हें सजा दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो भारत में विदेशी लोग आना शुरू हो गए और वो लोग आए तो उन पे किसी धर्म का कानून लागू करना तो संभव था नहीं। फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था चेंज होती गई। उसके बाद क्या हुआ, 1600 ईस्वी में यहाँ पे ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ और 1600 ईस्वी में ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद काफ़ी विदेशी यहाँ पे आते रहे और ये लोग यहाँ पे भारत को औपनिवेशिक बनाने आए थे। यहाँ से ये लोग खूब सारा रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाया करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो राजकीय इकाइयाँ हैं उनको भी अपने नियंत्रण में करना शुरू कर लिया। फिर यहीं से स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई। मतलब कि ये एक प्रकार का जरिया बन गया था कि कोई भी व्यापारी भारत आएगा और अच्छा खासा धन दौलत कमाकर यहाँ से चले जाएगा। फिर ब्रिटेन की संसद ने एक डिसीजन लिया कि इस पे कंट्रोल करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ईस्ट की साइड यानी कि भारत में जाता है और अच्छा खासा धन कमा के धनी होके वो आ रहा है। तो इस दिशा में लगाम लगाने के उद्देश्य से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन था तो ब्रिटेन की संसद द्वारा पहली बार कंट्रोल करने मतलब नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया और यहीं से भारत में संविधान की शुरुआत हुई, जो आगे जाके भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था यह 1773 में पारित हुआ। यह क्यों बना था? जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, इसके तहत जो क्या लोग मनमाने ढंग से यहाँ पे काम कर रहे थे वो उन्हें रेगुलेट करने के उद्देश्य से यहाँ पे सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट को बना दिया था। इसके तहत जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उनको मान्यता मिलनी शुरू हो गई। अब सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट की विशेषताएं। इस एक्ट के तहत क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहले क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्या हुआ इसके तहत, इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, लेमेस्टर एंड हाइट। इन तीनों का नाम जरूर याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है घुमा के। अब बात करते हैं हम, इसके बाद एक एक्ट और बनता है जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ये कब बना? 1781 में। इसका क्या काम क्या था, ये क्यों बना था? यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट बना था। इसके बाद आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक कार्यों व वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। मतलब कि अब राजनीतिक कार्य अलग होंगे और वाणिज्यिक कार्य अलग होंगे और इनके लिए क्या कुछ निकायों का गठन किया गया था। तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर निकाय का गठन किया गया और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ये 2 निकायों का गठन किया गया। उसके बाद क्या होता है, फिर आते हैं
जैसे जैसे ये दो निकाय का गठन हुआ, फिर क्या हुआ कि इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ यहाँ से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। फिर यहाँ उसके बाद प्रमुख 4 चार्टर एक्ट आए। ये चार्टर एक्ट कब कब आए थे? 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं 1713 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब कि कंपनी को और 20 वर्षों के लिए और अधिकार मिल गया। और क्या हुआ, जो उसका एकाधिकार था, कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। जो बाकी और व्यापार करने का एकाधिकार था वो तो छीन लिया गया, लेकिन सिर्फ चाय के संबंध में इसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। और एक चीज़ और हुई थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहले जो थे ईसाई पादरियों को यहाँ पे भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ईसाई पादरी भी यहाँ आने लग गए। इसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, मतलब कि जो उसके पास जो थोड़ी बहुत व्यापारिक अधिकार थे उनको अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो सिर्फ पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो क्या पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। तो इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन रहे हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। और जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इससे पहले जितने भी कानून बने थे अभी तक, इनको नियामक कानून कहा गया, और जब इसके बाद जो कानून बने उनको अधिनियम कहा गया है। इस टॉपिक को भी आप ज़रूर नोट करिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसका कारण यह भी था कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया था। अब पूरी सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। और इसके तहत जो कार्य हुए वो देखते हैं। इसके तहत गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया तथा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे कि भारतीय विधान परिषद कहा गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट और क्या हुआ इसके अंतर्गत, इसके तहत सिविल सर्विस की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई सिविल सर्विसेज के लिए। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेकाले समिति की नियुक्ति कब की गई और किस चार्टर एक्ट के तहत की गई। तो मेकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। नेक्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि हम ताज के शासन के नाम से भी जानते हैं। ताज का शासन कब से कब तक रहा? 1858 से लेकर 1947 तक। यह भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसे ताज का शासन क्यों कहा गया ये भी जानना जरूरी है। तो इसके तहत क्या हुआ, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था और भारत में अब एक मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई थी, इसलिए इसे ताज का शासन कहा गया। इसके तहत क्या क्या कार्य हुए? इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या कहा जाने लगा, उसको वायसरॉय, मतलब कि जो पहले गवर्नर जनरल था अब वो वायसरॉय कहा जाने लगा। देखो कैसे कैसे व्यवस्था चेंज होती जा रही है। पहले वो सिर्फ गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल से नाम बदलकर उसका वायसरॉय कर दिया गया है। तो भारत के पहले वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और क्या हुआ, इसके तहत भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। जो द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई थी, जो कि वाणिज्यिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था, अब वो समाप्त कर दी गई है।
और क्या होता है, इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब इसके बाद कुछ परिषद अधिनियम बने। परिषद अधिनियम बने, ये बने थे 1861 में, 1892 में और 1909 में। तो ये क्यों बने थे? ये भारत के लोगों को संतुष्ट करने के लिए यह अधिनियम बनाए गए थे, क्योंकि लोग जो हैं वो ब्रिटिश शासन का बहिष्कार कर रहे थे और इस वजह से भारत के लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन्हें बनाया गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इनमें से इम्पोर्टेंट है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे क्या कहते हैं? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 1909 के अधिनियम को। इसके तहत क्या क्या कार्य हुए? इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इस प्रकार इसमें सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई 1909 के अधिनियम के तहत। और अब यहाँ पे सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन होंगे 1909 के तहत। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आता है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि हम माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। सिर्फ प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। और प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोमस कर्टियस को। तो इसे नोट करिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? लियोमस कर्टियस को। उस समय सचिव मार्टन थे और वायसरॉय चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसको माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम को। और इसके तहत क्या हुआ था? भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अतः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि 1926 की सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। जो पहले सारे बजट एक साथ बनाए जाते थे, अब क्या हुआ था? केंद्रीय बजट को अलग और राज्यों के बजट को अलग किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और हुई, 1919 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मतलब कि अब तक भारत में महिलाएं वोट नहीं देती थी और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत अब महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिल चुका है। और इसके बाद एक साइमन कमीशन आता है, जो कि 1927 में आया। और ये क्यों आया था? भारत के संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए यह कमीशन बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका बहिष्कार किया, खूब विरोध किया, क्योंकि इस आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो लोगों ने इसका खूब विरोध किया। इसके बाद आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान के लिए। यह सर्वाधिक बड़ा अधिनियम था और भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इस अधिनियम का पड़ा था। यह अधिनियम भारत के सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके तहत जो कार्य हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके तहत पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और क्या हुआ? इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब प्रांतों में अंत हो गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और इसके तहत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य और हुआ, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इस अधिनियम के तहत
अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। अब इसके बाद आता है हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। परंतु इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन किया, भारत के विभाजन की बात कही मुस्लिम लीग ने, और फिर 3 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि माउंटबेटन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 3 जून 1947 को। इसके तहत ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। संसद में यह अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे स्वीकृति बाद में मिली। स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो गया और इसके तहत 2 राज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 को एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, 2 अधिराज्य बनाए गए और यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उसमें कुछ मंत्री बनाए गए, जिन्हें कुछ विभाग दिए गए, वो भी देख लेते हैं। तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध ये थे जवाहरलाल नेहरू के पास, और खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, खाद्य एवं कृषि विभाग। और उद्योग मंत्रालय जॉन मथाई, और यहाँ से क्वेश्चन बना है तो अंतरिम सरकार के उद्योग मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। और श्रम मंत्री बनाया गया जगजीवन राम को, और शिक्षा मंत्री बनाया गया सी राजगोपालाचारी को, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार में जितने मंत्रिमंडल जिसके पास थे वो जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पे लिखे हैं। और इसके बाद अब डिस्कस करते हैं जो टॉपिक हमने ऊपर पढ़े हैं, जो डिस्कस किए हैं, उनमें से क्या क्या वन लाइनर बन सकते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। नेक्स्ट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, 1774 में। नेक्स्ट है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में, 1784 में। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कौन सा एक्ट लाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट बने? तो फ्रेंड्स भारत में कुल 4 चार्टर एक्ट बने थे। ये कब कब बने थे? 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। ये 4 चार्टर एक्ट बने थे, जिनमें से हमने तीनों के बारे में डिस्कस भी किया था और ये तीनों इम्पोर्टेंट भी हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भारत में ईसाई पादरियों को भी भारत आने की आज्ञा किस चार्टर एक्ट के तहत मिली? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भी भारत आने की आज्ञा मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स
मैकाले समिति का गठन कब किया गया? 1854 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और इसे हम ताज के शासन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग कब की गई? तो 1909 में ही यह की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो ली आयोग की सिफारिश से यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो भारत में साइमन कमीशन 1927 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो फ्रेंड्स यह हुई थी 3 जून 1947 से। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।